नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। और हमारे साथ आज चर्चा में आज खास मेहमान जुड़े हैं। अमलेंद्र त्रिपाठी जी हैं, जो पूर्व एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय संयोजक भी रह चुके हैं, प्रभारी उत्तराखंड और उड़ीसा के विधानसभा प्रभारी भी रहे हैं कांग्रेस के सवायजपुर विधानसभा से। और साथ ही वर्तमान में कार्यकारिणी सदस्य हैं उत्तर प्रदेश कमेटी के और प्रवक्ता हैं कांग्रेस डीसीसी के। अमलेंद्र त्रिपाठी साहब, एटीवी न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह पूरे देश भर में एक माहौल, एक नैरेटिव अब सेट किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है लगातार 2-3 सालों से कि अपराध, कोई कह रहा है कम हो रहे हैं, कोई कह रहा है ज़्यादा हो रहे हैं, कोई विकास की बात कर रहा है, कोई धर्म की बात कर रहा है, कोई जाति की बात कर रहा है, कोई आरक्षण की बात कर रहा है। तमाम मुद्दे हैं, तमाम चीज़ें हैं। कभी पार्टियाँ इस पाले से उस पाले में जा रही हैं, उस पाले से इस पाले में जा रही हैं। कभी किसी की सरकार बन रही है और कभी किसी की सरकार बन रही है। अभी तक जो उथल-पुथल उत्तर प्रदेश में हुई है, वो ज़्यादा हो नहीं पाई है, क्योंकि कांग्रेस का तो वजूद पहले से ही समाप्त था, लेकिन समाजवादी पार्टी जब आई दोबारा, तो बहुत दमखम के साथ आई, मजबूती के साथ आई। लेकिन मायावती जी की जो पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी, जिसने कभी उत्तर प्रदेश पर एक लंबा शासन किया, लंबे समय तक रहे, जिनकी शायद टिकटों की कीमत भी बहुत ज़्यादा थी, आज वह समाप्त हो गए। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और जो अन्य दल हैं, वो क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? जबकि कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी रही है जिसके साथ सवर्ण रहा है, ब्राह्मणों से नाता रहा है, पंडित नेहरू के साथ में नाता रहा है। जी। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साथी दर्शक देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, अभी आपने एक बात कही कि उत्तर प्रदेश में बढ़ते क्राइम और दूसरा कांग्रेस संगठन लेके दो बातें लिए चर्चा करता हूँ। पहले मैं जो उत्तर प्रदेश में क्राइम है इन पे कुछ बोल दूं। देखिए, हमारे कहने से या आपके कहने से कोई चीज ऑथेंटिक नहीं हो जाती है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं, कितना यहाँ पर आम आदमी, जो जनता है वो सुरक्षित है। एनसीआरबी का डाटा चिल्ला चिल्ला के सारी सच्चाई इस चीज को बयां कर रहा है। ठीक है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, आप कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, 100 में से 80 खबरें सिर्फ और सिर्फ क्राइम की होंगी, सिर्फ और सिर्फ क्राइम की होंगी। जबकि आप खुद जानते हैं, ग्राउंड के व्यक्ति हैं, समझते हैं इन चीजों को कि थाने पर जाने में, एफआईआर कराने में कितना संघर्ष करना पड़ता है एक आम इंसान को, एक कमजोर और जो निचले तबके का व्यक्ति उसको। तो उसके बाद ये एक सच्चाई है, उत्तर प्रदेश में क्राइम स्पेशली अगेंस्ट वुमेन बहुत ज्यादा होता है यूपी में। और अभी कुछ साल पहले डाटा आया था, उसमें लखनऊ को सबसे असुरक्षित राजधानी बताया गया था। भारत सरकार की तरफ से एक डाटा जारी किया गया था। तो जब ऐसे आंकड़े आते हैं तो कहीं न कहीं संदेह के घेरे में ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी जरूर आती है। खैर, अब दूसरा सवाल था आपका कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो कमजोर हालत है उसको लेकर। देखिए, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि कहीं न कहीं हमें, हमारी पार्टी में, हमारे नेताओं में कमियां रही होंगी। राहुल गांधी जी हमारे सर्वोपरि लीडर हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है। उन्होंने संगठन सजल नामक एक कार्यक्रम शुरू किया, गुजरात से उसकी शुरुआत की, पूरे देश में चल रहा है। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर परिप्रेक्ष्य में बात कही थी। यहाँ बहुत सारे ऐसे नेता थे जो केंद्रीय मंत्री बन गए, बड़े बड़े ओहदों पे आ गए, लेकिन उनका बूथ कांग्रेस स्वयं में हार गई। तो कांग्रेस ऐसे लोगों का आकलन कर रही है जिन्होंने भितरघात किया है, जिन्होंने संगठन को कमजोर किया है, या जो लोग सिर्फ अपना चुनाव देख रहे थे। ऐसे लोगों को फिल्टर करके या तो खुद पार्टी अध्यक्ष छोड़ दिए हैं, कुछ को निकालने की भी जुगाड़ में है। दूसरा, संगठन सृजन किया जा रहा है। हमारे पास बीएलए 1 और बीएलए 2 जाके ग्राउंड लेवल पे, पहले तो जिला कमेटी, फिर ब्लॉक कमेटी, फिर न्याय पंचायत कमेटी, और फिर जो बूथ अध्यक्ष वगैरह होंगे, इन पे काम चल रहा है। बाकायदा बहुत सारे जिलों में जो न्याय पंचायत कमेटियां, उन पे काम चल रहा है। जब हमारा संगठन मजबूत होगा तो हम डंके के चोट के साथ जनता के बीच जा सकते हैं। अभी 2024 का चुनाव हुआ, आपने खुद देखा कि 15-20 सीटें अगर इधर से उधर हो जाती तो आज हम सत्ता में होते और भारतीय जनता पार्टी वाले विपक्ष में होते। तो कुछ चीजें ऐसी थी, कमियां हमें हमें या हमारी सरकार में या हमारी लोगों में थी। इतनी मेहनत करनी चाहिए थी, हम लोग नहीं कर पाए।
सारी डिपेंडेंसी राहुल गांधी जी पे थी, और भारतीय जनता पार्टी ने ना जाने कितने करोड़ अरब रुपए खर्च करके एक नैरेटिव सेट कर दिया उनके खिलाफ कि हमें टारगेट ही नहीं करना है, अगर सिर्फ गांधी फैमिली को टारगेट करना है तो कांग्रेस अपने आप हार जाएगी। बाकायदा उनका जो तीर था निशाने पे लगा, सच सच साबित हुआ। लेकिन जो देश की जनता है वो काट की हांडी रूपी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको परख चुकी है। ये खाली एक पतार की आग फुस से उड़ जाती है। इसके बस का सरकार चलाना है, ना देश चलाना है, ना ही देश के लोगों को सुरक्षा करना है। जब से भारतीय जनता पार्टी है देश में दंगे बढ़े हैं, हमारा सुरक्षा का जो बजट है उसमें कटौती की जा रही है, जो छात्र हैं उनको कम नौकरियां दी जा रही हैं, उनकी स्कॉलरशिप में कटौती की जा रही है, आर्मी के लोग जो रेगुलर भर्तियां हुआ करती थी वो नहीं हो रही हैं, तो महिलाओं की जो उनका रसोई का बजट है वो बिगड़ रहा है। वो किससे बिगड़ रहा है? महंगाई से। गैस सिलेंडर कितने का हो गया, चावल के दाम क्या है, चावल आम आदमी गरीब किसान बेचता है वो नहीं बढ़ते हैं, जो एक टैग लग के आता है वहां महंगा हो रहा है। तो इससे किसान परेशान है, छात्र परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है। बदलाव की एक बयार बह रही है। 2024 में शुरुआत हुई थी और 27 में इसका सेमीफाइनल होगा और 29 में भारतीय जनता पार्टी का फिर से अंत होगा। आज से कुछ 40-45 वर्ष पूर्व ये कुछ और नाम से जाने जाते थे, इनको नाम बदलना पड़ा। जनता ने इनको इतना बुरी तरीके से हराया था, फिर से इनका यही हाल होने वाला है। इनको अपने नए नाम पे विचार करना चाहिए कि हम नया नाम क्या सोच के रखेंगे ताकि जनता के बीच में जाए, जो वर्तमान की कमियां हैं उनसे ये निकल के जनहित की बात कर सके और जनता को भरोसा दिला पाए। जी। आप अधिवक्ता भी हैं, देश में क्राइम को आप समझते भी हैं, बहुत सारे केसेस भी लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो नया बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए जो आया है उसमें बहुत सारी अभी कमियां हैं? कहा गया था कि समानता लाई जाएगी, क्या उसमें कहीं ऐसा जिक्र है कि पुलिस वाले माँ बहन की अब गाली नहीं देंगे या नहीं दे सकते? देखिए क्योंकि अभी तो नारी का सबसे ज्यादा सम्मान जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। तो क्या नारी सशक्तिकरण केवल वही रहेगा कि नहीं भाई आपके जो पार्टी में ज्वाइन है केवल उन्हीं नारियों का सम्मान किया जाएगा और बाकी जो देश में 140 करोड़ जो बोला जाता है तो उनको माँ बहन की गालियों के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं? उसको लेकर के क्या कुछ वाकई में बदलाव हुआ है? क्योंकि पुराने जो कानून थे उनका नामकरण कर दिया है। तो मैं समझना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आपने अभी तक तो नए कानून के तहत बहुत सारी एफआईआर आई होंगी, प्रैक्टिस भी की होगी, लड़ भी रहे होंगे वर्तमान में, और बहुत सारे ऐसे केसेस भी आपके सामने आए होंगे। नारी देखिए आज सशक्तिकरण एक को लेकर के सरकारी सिस्टम में कितना बदलाव हुआ है वो मैं समझना चाहता हूँ। जी। देखिए जो नए कानून में बदलाव किया था, आज 1 वर्ष पूर्ण हो रहा उनका। आज से 1 वर्ष पूर्व ही उनको लागू किया गया था भारत में। कितना बदलाव आए। एक तो सबसे बड़ा झूठ निकला कि 90 दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। सबसे बड़ा फरेब झूठ यही लोगों को बेचा गया और लोग इससे बड़ा ठगा महसूस कर रहे हैं। लेकिन नारी सशक्तिकरण की बात अभी आप कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता है धाकड़ जी, एक जिला अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी, जिनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे इनके केसेस निकल के आते हैं जो ये सिर्फ एक हवाई बात करते हैं, एक गुम्बद सा फुलाने का काम करते हैं और बाद में वो फूटा हुआ गुब्बारा निकल जाता है। आप खुद देख लीजिए, नारी का सम्मान तब होगा ना जब आप उनको, आप आधी आबादी है वो उनका हक दोगे, उनकी रसोई का बजट नहीं बिगड़ने दोगे, उनको नौकरियों में उनको सम्मान दोगे। और सबसे अच्छी बात है कि उनको अगर किसी भी सरकारी ऑफिस में जाती हैं तो उनको वहां पे एक सेफ तरीके से फील होना चाहिए। पिंक बूथ थे कितने इस बार बढ़ाए गए बजट में, आप डाटा उठा के देख लीजिएगा, आपके चेहरे पे खुद से हंसी आ जाएगी। भैया ये तो बजट कम कर दिए बढ़ाने के बजाय। नारी सशक्तिकरण खाली जितना पेंटर स्लोगन उताई बैनर पोस्टर खर्च कर दिया है, अगर उतना ही ग्राउंड लेवल पे करवा देते तो शायद महिलाओं को भी अच्छा लगता, खुद में सुरक्षित महसूस करती। अमित शाह का एक बयान था, शायद 24 के चुनाव का था, 22 का मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा की रात को महिलाएं सुरक्षित हैं, 12 बजे के बाद भी आराम से घूम सकती हैं। उसके बाद एक टीवी एंकर थी, उनके पति के साथ एक घटना हो गई, बहुत सारी इसके बाद घटना निकल गई। आप अखबार उठा के देख लीजिए, लखनऊ में मेयर के घर के 1-1.5 किलोमीटर के आसपास एक बहुत ही जघन्य अपराध होता है। क्या उस पर कार्रवाई हुई? किसी को नहीं पता। देखिए भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र हमेशा से रहता है, उसकी करनी कथनी दोनों अलग अलग रहते हैं। उनका कोई उद्देश्य इंटेंशन नहीं है कि यहाँ की जनता का भला हो, लोगों का भला हो।
ये जो नए कानून लाए गए, कितने करोड़ का बजट था किसी को नहीं पता, क्यों लाए गए किसी को नहीं पता। हाँ, एक चीज जरूर हो गई, इनको अगर सरकार बदली हटाए भी गए तो मोदी जी का नाम इतिहास में लिख जाएगा कि उस समय किन कानूनों में बदलाव लाया गया था, क्या उस किताब का नाम था, किसने किया था, तो स्वर्णिम अक्षरों में मोदी जी का नाम लिख जाएगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को एक चिंता है अपने नाम को बड़ा करने की, कि कैसे हमारा नाम इतिहास में लिखा जाए, आकलन हो उनका। इसीलिए सेंट्रल विस्टा लेके आए। जब देश एक बड़ी कोविड जैसी महामारी से लड़ रहा था, तब वो सेंट्रल विस्टा लेके आ गए। और जब लोगों को कानून के बारे में ज्ञान नहीं, अभी आप गांव साइड निकल जाओ, 90% लोगों को पता नहीं होगा कि संविधान उनको क्या क्या जो राइट्स दे रखे हैं, क्या क्या उनके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो नहीं पता उनको। और वो संविधान में कुछ कानून बदल के लेके आ रहे हैं। आप संशोधन तो उनमें भी कर सकते थे, आप कर देते कि हम इनको एबॉलिश कर रहे हैं या हम इनको ऐड कर रहे हैं, अब भी मान जाते। लेकिन इनको सरकारी पैसे को खर्च करना, उसका दुरुपयोग करना बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ इसलिए कि इनके नाम की ब्रांडिंग हो, थोड़ा ठीक चमके है। चेहरा ना मोदी जी को। जी, आपकी पार्टी पर आरोप ये भी लगते हैं कि प्रतिदिन 1000 से ऊपर जो आंकड़े हैं बलात्कार के आते हैं, लेकिन आपकी पार्टी पर और उसके साथ में जो अन्य विपक्षी पार्टी है उनके ऊपर भी आरोप लगते हैं कि आप लोग जातियाँ खोजते हो। पहले ये देखते हो कि जो पीड़ित है, पीड़िता है, वो कौन है, फिर सामने वाला आरोपी कौन है। दोनों की जातियाँ जो है डिस्कस होती हैं टेबल पर, उसके बाद में आप जाते हैं। अगर देखिए, दलित समाज की लड़की है या अगर आरोपी ब्राह्मण है तो ऐसा एंगल जो है ढूँढा जाता है। नहीं तो हज़ार लोगों के जो बलात्कार होते हैं उनमें लोग जाते क्यों नहीं आकर? जैसे नाबालिग लड़कियों में कभी राहुल गांधी जी नहीं पहुँचते हैं, ये भी अक्सर देखा गया है। हरदोई का मामला अभी हाल में आया है, 6 साल की नाबालिग, हत्या भी हो गई। वहाँ तक राहुल गांधी जी पहुँच नहीं पाए, कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, ब्राह्मण लड़की थी इसलिए। मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या इससे दलित वोटर पर कोई फ़र्क पड़ने वाला था? या वोट बैंक की वाक़ई में ये पक्ष-विपक्ष राजनीति करते हैं? मतलब ऐसा पार्टियाँ करती हैं क्या? मेरा सीधा सवाल है। यदि यह भाजपा की भी करती है, तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती और शायद कर रही हो? क्या ये पार्टियों देखिए, जी जी, आपका सवाल सुना मैंने। अच्छा लगा कि आप एक सच जानना चाहते हो, एक जर्नलिस्ट के नाम, पत्रकारिता के नाम पे ऐसा होना चाहिए, खुलकर बोलने वाला, कि जो जनता के हित की बात उठा सके। आपका साधुवाद है। देखिए, अब मैं इसके कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। एक उन्नाव का एक कांड हुआ था, कुलदीप सेंगर उसके आरोपी थे। किस पार्टी ने उनके समर्थन की बात कही थी, जरा नाम आप बता दीजिएगा। एक कठुआ में रेप कांड हुआ था, आपको पता होगा, जानकारी होगी, किन लोगों ने उनके समर्थन में जुलूस निकाला था। एक बीएचयू आईआईटी के अंदर एक घटना हो गई थी, किन पार्टी के लोगों ने उसमें शामिल थे और उनका सम्मान किया गया था। एक ही सवाल निकल के आएगा, भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी में अगर पार्टी का कोई व्यक्ति इस तरह का दोषी पाया जाता है, तो सबसे पहले उसका निष्कासन होता है बिना इस पट किए। ठीक है, हृदय में जो घटना हुई है बहुत ही दुखद, चिंतनीय और इतनी निंदनीय घटना है कि जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जब मैंने सुना तो मुझे भी इतना बुरा लगा, इतना कहते ना, खराब सा लगा कि बेचैनी से बन में हुई। और कोई भी व्यक्ति पूरी पूरी रात उस घटना के बाद सो नहीं पाएगा, इतनी दुखद निंदनीय घटना थी। लेकिन कुछ मानसिक विक्षिप्त लोग ऐसी घटना करते हैं। हरदोई पुलिस सराहनीय कार्य किया गया, उस आरोपी के पैर में गोली भी मारी गई है और भी जो अन्य कार्रवाई की जा रही है। देखिए, राहुल गांधी जी की अभी ये बात कर रहे थे, मैं बता दूं, जहां पे कार्रवाई नहीं होती है, जहां पुलिस उदासीनता दिखाती है, जहां पर सरकार के लोग फेवर करते हैं, तो विपक्ष की भूमिका होने नाते कांग्रेस पार्टी वहां पे डिफेंड करने जाती है। ना वहां जात से मतलब है, ना वहां धर्म से मतलब है, ना ही वहां किसी व्यक्ति विशेष से मतलब है। इसका उदाहरण आप कन्नौज इसका बांगरमऊ वाला ले लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने तो बिल्कुल नहीं देखा कि कौन जात की लड़की है, कौन जात का आरोपी है, बिल्कुल नहीं। ये कांग्रेस पार्टी का मजबूत स्तंभ हमेशा ब्राह्मण रहे हैं और ब्राह्मणों को ही कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया। अभी आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, सबसे ज्यादा अधिक ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिए। पूरा संगठन अभी सृजन हो रहा राहुल गांधी जी के द्वारा, उसमें हमारे जो मेन मुखिया है, करता रहता अजय अजय राय जी और नाश पांडे जी, दोनों लोग ब्राह्मण है। हमारा सीएलपी श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी है, वो भी ब्राह्मण है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा ब्राह्मणों के हित की बात करती है और सर्व समाज की बात करती है। यहाँ पर जब तिरंगा झंडे और हाथ के पंजे नीचे कोई आता है तो वहां जाति, धर्म और मजहब, इन चीजों की चर्चा नहीं होती। वहां चर्चा होती है कैसे देश को आगे ले जाया जाए, कैसे देश की जो विकास है या देश के जो जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाया जाए।
राहुल गांधी जी ने कभी भी जाति धर्म के आधार पर एक भी चीज को नहीं चुना। वो तो खुद उस सोसाइटी में रहे, उस फैमिली से निकल के आए जिन्होंने आजादी में इतना बड़ा योगदान दिया। या कह सकते हैं कि जो देश में लगभग 58 से 60 साल देश की सत्ता रही, और उन्होंने हमेशा ब्राह्मणों को बढ़ाने का काम किया। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री किस पार्टी का था, और सबसे ज्यादा अधिक ब्राह्मण मुख्यमंत्री किस पार्टी ने दिए। तो भारतीय जनता पार्टी इन चीजों से कहीं न कहीं दोषों से घिरी रहती है। ब्राह्मण विरोधी चेहरा भारतीय जनता पार्टी का निकल के साफ तौर पे आता है। आप देख लीजिए हरशंकर तिवारी जी की फैमिली के साथ क्या किया जा रहा है। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारी पार्टी में तो नहीं है, वो तब भी वहां पे गए और सांत्वना दी जाके। अभी एक कांड हो गया था आगरा के आसपास, तो वहां भी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय जी, वो भी वहां पे गए। अविनाश पांडे जी पूरे प्रदेशों में मूवमेंट कर रहे हैं। जो भी देखिए, पीड़ित की कोई जात नहीं होती। अगर हमारे साथ अत्याचार या जी, हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमारी कोई जात नहीं होगी, जो हमारी मदद करेगा वो हुँ, हमारे साथ में है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जी, जो वंचित है, शोषित है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो या मुस्लिम हो, हुँ, उनकी जो हक की आवाज उठाने की बात कांग्रेस पार्टी ने करी है। देखिए एक इसका उदाहरण मैं आपको और दे देता हूँ। राहुल जी, गांधी जी के जो कुली थे रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पे, उनसे मुलाकात की, और उसमें कौन सा ब्राह्मण था, कौन सा क्षत्रिय था, कौन सा एससी था, कौन सा ओबीसी था, किसी को नहीं पता। वो तो सबके लिए उन्होंने बात की। उसके अलावा आपको याद होगा कि जो कार वगैरह जहाँ पे बनाई सही की जाती है, सुधारी जाती है, वहां राहुल गांधी मैकेनिकों से मिले जाके, वहां तो कोई जात की बात नहीं आती है। कांग्रेस पार्टी तो देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सभी भाई भाई के नारे के साथ जोड़ने का कार्य किया गया। और दलगत चीजों से ऊपर उठ के सोचना चाहिए कि जातिवाद की राजनीति से किसकी रोटियां सिकती हैं। तो इकलौती भारतीय जनता जी, पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा साफ सुथरी राजनीति करती है। जी। लेकिन जो जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, इससे क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि 1932 में करवाई गई थी, उसके बाद में भी करवाई गई थी कांग्रेस शासनकाल में, बट रिपोर्ट नहीं बाहर आई थी। मैं समझना चाहता हूँ 2012 के बाद से कि ये जो जातिगत जनगणना की बातचीत हो रही है, इससे क्या होगा? मतलब इसके आगे क्या? किस तरह से तय किया देखिए, जाएगा? दूसरा जो सवर्णों के जो सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आए कि कांग्रेस के नेताओं से ये भी पूछिए, समानता आप लाने वाले हैं किस तरह की? क्या ब्राह्मण, राजपूत और बनियों की ज़मीनें, जायदाद और ये सब बँटवारा किया जाएगा तब समानता आएगी? किस तरह से क्या किया जाएगा? क्या करने वाले हैं कि लोग समान आ जाएँ, समानता आ जाए? किस तरह से समानता आएगी? जी, देखिए, सबसे पहले सवर्ण आयोग की जो गठन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था, अभी कुछ दिन पहले उसी को देखा-देखी बिहार में किया गया। उसकी मांग भी कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा ही की गई थी। कांग्रेस पार्टी हमेशा सवर्णों को साथ लेकर तो उनके हक की बात करती है। अभी आप जात के जनगणना की बात करें तो जब सेंसस होते हैं, जनगणना जब होती है, तो वहां पे निकल के आता है कि कौन सी जात के कितने लोग हैं और उनके पास कितने रिसोर्सेस हैं। देखिए सबसे जी, महत्वपूर्ण है, अगर कोई क्रीमी लेयर का आता है और वो किसी भी बिरादरी का क्रीमी लेयर का है और उसके में मान लीजिए 4 आईएएस है, कैसे पता चलेगा? तो सेंसस होगी तो ही तो निकल के आएगा। और इससे जो फायदा होगा वो अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी होगा, साथ में सवर्णों को भी होगा, क्योंकि क्रीमी लेयर जो बनेगी ना उसमें उनका फिल्ट्रेशन होगा। तो फायदा किसका हो रहा है? सवर्णों का भी हो रहा, उनका भी हो रहा है। साथ में जो 10% आरक्षण है, तो इसमें भी एक चीज निकल के आ जाएगी, इसका भी क्राइटेरिया ब्रॉड होता चला जाएगा। क्योंकि फिल्ट्रेशन तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। हमें पता चलना चाहिए कि हमारे घर में 15 भैंसियां, उनके घर में 4 भैंसियां हैं, तो कम से कम जानकारी तो सरकार के पास होगी। उसके अलावा जब जातिगत जनगणना होगी, तो ये जो लोग दम भरते हैं ना छिपी पार्टियां, कुछ ऐसी पार्टियां की हमारी जात के इतने लोग हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रॉपर कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी कि किसको कितना वहां पे वर्किंग होनी चाहिए या कितना उन्होंने वहां पे डिमांड है। जैसे अभी आपने देखा मराठा आंदोलन हुआ, उन्होंने कह दिया नहीं हम 70% है, मानना पड़ रहा है। लेकिन जब होगा तो एक्चुअल निकल के आएगा ना कितने परसेंट है वहां पे। और जी, सरकार को भी जो संविधान में लिखा है कि 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर वो उसको क्रॉस ओवर करते तो उनको भी समीक्षा हो जाएगी कि हमने भैया इस जात को इतना दे रखा है जबकि इनको इतने की नीड है। उससे तो सवर्णों को ही फायदा है, जो जी, रियल नीडी है, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, चाहे जनरल कास्ट हो, उनको सबको फायदा होगा। और पता चल जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश का एक एग्जांपल ले लीजिए आप, यहाँ पे एक जाति है यादव, दूसरी है कुर्मी, बहुत मजबूत है। अगर आप इनको ओबीसी से सामान्य में ले आओगे, मैं एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब इसको आप लिटरली मत लीजिएगा। अगर इनको ले आओगे तो
वाकई में सक्षम है, कोई कम नीडी है। लेकिन जब आप दूसरी जाति की तरफ बढ़ोगे, जैसे कि कुशवाहा हो गया, या जो राठौर हो गया, या अन्य जो छोटी छोटी जातियां हैं, जैसे कि कश्यप हो गया, इनको थोड़ा फायदा हुआ। केवट हो गए, स्पेशली सेंट्रल यूपी में आप अगर इनकी दशा देखोगे तो वाकई में दयनीय। पूर्वांचल में मजबूत हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल यूपी में बहुत कमजोर है। तो अगर इनको यहाँ पे ताकत दे दी जाए तो इनका थोड़ा सा, इनका जो समानता है वो बढ़ेगी। तो ये समानता का मतलब ये है कि सबको समान रोजगार के अवसर देना। अगर आपकी आय 1500 है तो हमारी 1500 ना हो, ठीक है, लेकिन 200 तो होनी चाहिए कि हमारी जो बेसिक नीड्स है, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और अच्छा पेयजल पानी, वो मिल सके। तो सरकार को ये करना चाहिए। तो जातिगत जनगणना का जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया, इकलौता उद्देश्य यही है कि सबको समानता का अधिकार। अच्छा, कहीं कहीं जगह ये भी हो रहा है कि सरकार ने ओबीसी कास्ट में किसी एक व्यक्ति विशेष जाति को पूरा पूरा उन्होंने कब्जा कर रखा है। अब जो छोटी मोटी जातियां हैं उनके बच्चे इतने पढ़े नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश में आप केवट जात का ले लीजिए, कितने परसेंट जो सिविल सर्विसेज हैं, सी या पीसीएस में किसी किसमें निकलते नहीं निकल पाते हैं। तो जब ये फिल्ट्रेशन हो जाएगा और उसमें डिवाइडेशन हो जाएगा तो इनके लोग भी बढ़ सकेंगे उसमें। और सरकार की जो अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे माइनॉरिटी में स्कीम चलती है कि अगर आप पीसीएस प्री क्वालिफाई कर तो आपको कुछ अनुदान मिलता है सरकार की तरफ से, शायद 50,000 1 लाख है, कुछ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो तो इनमें फिल्ट्रेशन हो जाएगा कि कितने किस बिरादरी के लोग ज्यादा इसमें निकाल पा रहे हैं। तो जब इनमें फिल्ट्रेशन होगा तो एक एक्यूरेट डाटा निकल के आएगा। जब वो डाटा सही से हमारे पास होगा तो उससे एक अच्छा मैसेज सोसाइटी में जाएगा और उनको हम बढ़ाने का काम कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का इकलौता उद्देश्य है कि भारत का जब सवाल ये है कि व्यक्ति मजबूत। क्या जातिवाद मिटना नहीं चाहिए, क्या खत्म होना नहीं चाहिए? जी। देखिए, जातिवाद एक जहर है, बिल्कुल मिटना चाहिए। अभी आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं कि जहाँ पे कभी ब्राह्मण वर्सेस यादव हो जाएगा, तो कभी ब्राह्मण वर्सेस पाल हो जाएगा, ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय हो जाएगा, कभी हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। लेकिन कभी सोचा चाहिए ये घटनाएं होती क्यों है? क्या ऐसा हो जाता है कि अगर हमारी जात का आरोपी है तो उसको बचाने में लग जाते हैं? अभी आपने कौशाम्बी वाली घटना देखी, बहुत सारे दल उसमें खड़े हो गए, डिफेंड करने लग गए कि नहीं भैया ये गलत है, ये सही है। तो जस्टिफिकेशन क्यों देते हो? लोगों के अंदर जब शिक्षा की भावना आएगी, समानता की भावना आएगी, तो ये डेवलपमेंट तभी होगा, आपकी जाति का भी, आपके समाज का भी और आपके देश का भी। जब आपके अंदर एक न्याय संगत भावनाएं होंगी, न्याय संगत चीजें लोगों के लिए निकल के आएंगी। अभी एक ताजी ताजी घटना है, आपने इटावा वाली देखी, क्या घटना थी? सोशल मीडिया ने क्या उसको रंग दे दिया। तो सोशल मीडिया पे, अच्छा, उसका रिजल्ट क्या निकल के आया आपको देखिए, कंक्लूजन क्या निकल के आया। कम से कम मुझे लगता है 70-80 लोग तो जेल चले गए होंगे, एफआईआर उन पे हो गई। बड़ा उल्टा सीधा लिखा, ब्राह्मणों के लिए लिखा, और ब्राह्मणों मतलब कुछ एक दो लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने आदमों के लिए भी लिखा। इनसे कुछ निष्कर्ष निकल के आ सकता है क्या? अभी नहीं आ सकता। जातिगत जो जो द्वेष भावनाएं हैं, इनसे फायदा किसका हो रहा है? सबसे पहले तो हमें स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए, कौन सी पार्टी है जो ऐसे कार्य कर रही है। आपने अभी देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा जात के नाम पर भड़काते हैं, जैसे मैं नाम चाहूं ले चल ले देता हूँ, तो ओवैसी जी हो गए, अभी एक गगन यादव हो गया, या चंद्रशेखर जो आजाद समाज पार्टी के हैं वो हो गए, कि हमेशा जातिगत बातें करते हैं लोगों को। अभी देखा आपने आगरा में कैसी उन्होंने घटना कर दी। तो क्या ऐसे लोगों को सरकार संरक्षण देती है? इन पे क्या कार्रवाई की सरकार ने अभी तक बताया? क्या इनको बढ़ावा ठीक है, देती आपने ये जो आपने आगरा की घटना बताई और आपने बताई ये जो अभी चंद्रशेखर ने हाल में जो घटना करवाई है, राष्ट्र की संपत्ति नहीं जली, निजी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ आगरा की घटना में, और लोगों को आवाज उठाने का हक है जो संविधान देता है। बिल्कुल, क्या आपको नहीं लगता? क्योंकि आप तो अधिवक्ता हैं, आवाज उठाओ, चाहे 100 करोड़ जमा हो जाओ एक जगह पर, लेकिन शांति के साथ में, किसी की तोड़-फोड़ नहीं, निजी संपत्तियों की तोड़-फोड़ नहीं हो। ठीक, खास करके उस व्यक्ति के जिसका उस केस से कोई लेना-देना ही नहीं है, और उसने अपने पूरे जीवन में एक कमाई करके अपनी गाड़ी ले ली, मकान बनवाया, और कोई भी जाकर के जो अराजक तत्व है, अपराधी तत्व हैं, वो आ जाकर के ईंट चला रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, घर जला रहे हैं, गाड़ियाँ जला रहे हैं, ये आपने अक्सर देखा होगा। और आप जिस करणी सेना का नाम ले रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल ये सवाल भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक मिला नहीं है और मैं उनका कोई पक्षधर नहीं हूँ। तो करणी सेना में तो मैं जा नहीं सकता हूँ और मैं उसका मेंबर भी नहीं हूँ। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों घटनाओं को एक जैसा कैसे आप देख रहे हैं? एक जो संवैधानिक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी को बिना नुकसान पहुँचाए हुए, और सीधा-सा वो कह रहे हैं कि माफ़ी आप माँगिए।
दूसरी तरफ केवल हाउस अरेस्ट होने के नाम पर, ऐसे प्रियंका गांधी को हाउस अरेस्ट जब किया गया था तो क्या उनके समर्थकों को आग लगा देनी चाहिए थी? हाँ बिल्कुल। क्या राहुल गांधी को हाउस अरेस्ट किया गया था तो क्या उनके समर्थकों को आग लगा देनी चाहिए थी? उन्होंने तो आग नहीं लगाई। लेकिन चंद्रशेखर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, गगन यादव को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, तो आप पुलिस पर पत्थर चलाएंगे, आप गाड़ियां फूकेंगे, आप पुलिस को नुकसान पहुंचाएंगे, राष्ट्र की संपत्ति को। ये कैसा मतलब, किसको कैसा सपोर्ट आप जो है देते हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ। क्या कांग्रेस की कार्यकर्ता जो है उनमें जोश नहीं है क्या कि नेता को पकड़ लिया है और अभी हम जाएंगे, अभी हम थाना चला देंगे, अभी हम पुलिस पर पत्थर चला देंगे? तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। जी, मैं समझना चाहता हूँ चंद्रशेखर वाले में ऐसा दोहरा रवैया क्यों? 400 लोग, 500 लोग कुर्बान कर दिए चंद्रशेखर ने। क्या मानते हैं, अभी राजनीति में बचपना आया है या बचपने वाले भी कुछ लोग घुस आए राजनीति में? जी, देखिए, सवाल तो आपने जो सवाल पूछा है बहुत जायज सवाल है, और सारे चैनलों के पूछना चाहिए कि ऐसा कौन सी चीज है कि भैया इनको क्यों संरक्षण दिया जा रहा है। आपने खुद देखा कुछ पुलिस वाले अधिकारी उनके सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं। ऐसी कौन सी चीज है, एक नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और हमेशा एक भड़काने वाले भाषण देते हैं। उनको संरक्षण पुलिस क्यों दे रही, क्यों सरकार दे रही है? अरे आप एफआईआर दर्ज करिए, आप कार्रवाई करिए उनपे। तो कांग्रेस पार्टी आपसे खुद कहती है ये कानून को ये हाथ में ऐसा क्यों नहीं मत ले सकता। करिए त्रिपाठी जी जी। साहब, ये आपकी पार्टी ही इल्जाम लगाती रहती है कि ओवैसी साहब बी टीम है, चंद्रशेखर भी बी टीम है। तो आप ही लोग तो बताते रहते हैं उनको बी टीम है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एफआईआर कर लीजिए। तो कैसे एफआईआर करेंगे? जी, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ, बी टीम का काम कर रहे हैं। अभी बिहार के चुनाव में लास्ट टाइम आपने खुद देखा, उन्होंने जहाँ पे कांग्रेस मजबूत थी वहां पे प्रत्याशी उतार दिए। वो खुद तो लड़ना नहीं चाहते, हरवाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों पे भारतीय जनता पार्टी क्यों मेहरबानी दिखा रही है? पहला सवाल ये देखिए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इतना खुद स्वयं में सक्षम है कि जब वो देश की आजादी में लड़ाई लड़ सकता है अंग्रेजों से, तो ये जो वर्तमान के अंग्रेज हैं इनको तो उखाड़ के फेंक सकता है। 24 में आपने खुद देख लिया, 27 जी, कुछ समय रह जाए, आप दिख जाएगा, सामने आ जाएगा। लेकिन कानून हाथ मिलना चाहिए। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम धरना भी करते हैं तो सूत काट के करते हैं, ताकि किसी को हिंसा के नाम पे कुछ ना हो। अहिंसावादी लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग। लेकिन ये जो उपद्रव कर रहे हैं, सरकार को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण पे ऐसा काम हो रहा है, जहां हजारों नहीं लाखों युवाओं की बलि देने का काम सरकार जो भारतीय जनता पार्टी का है वो और उनकी बी टीम द्वारा की जा रही है। लेकिन आपकी पार्टी पर भी दिल्ली में तो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने भी भाजपा के लिए काम किया है। अगर बी टीम केवल वोट काटना है तो आपने दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए, आप जानते थे कि आपकी बहुत सारी सीटें नहीं निकलेंगी, इसके बावजूद भी आपने भाजपा को जिताने के लिए आपने सारी टिकटों पर आपने अपने प्रत्याशी उतार दिए। आप यह डर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल कहीं नेता प्रतिपक्ष ना बन जाए, कहीं वो कांग्रेस के आगे ना बढ़ जाए। क्या ये वजह रही कि आपको भाजपा को मजबूरन जिताना ही पड़ा? वो तो उन्होंने तो लोकसभा में आपका साथ दिया था ना, आपने कैसे उनका साथ छोड़ दिया? आपको, आप तो साथ में सामंजस्य अगर बिठाते तो मुझे लगता है कि वो जीत जाते। कहीं ऐसा तो नहीं रहा कि नहीं उनको तो हराया ही हराया, अपने अपने वालों को भी हरा दिया। मतलब जो अरविंद केजरीवाल ने विधायक निकाले थे उन्हीं को टिकट दे दी। तो जो मेहनत 5 साल से कर रहे थे उनको तो टिकट ही नहीं मिली। तो रोना तो यहाँ पर ये लोग रो रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी इल्जाम लगा रहे हैं कि साहब हमको तो टिकट मिली नहीं, मेहनत तो हमने की थी। कहा जो अरविंद केजरीवाल ने निकाले उनको टिकट दी गई और वो इसी वजह से हारे। तो कांग्रेस ने वहां पर भी तो बहुत ज्यादा वोट काटा। दूसरा सवाल ये है कि आने वाले समय में ममता बनर्जी अब पीएम का चेहरा जो है बन रही। आरोप ये लग रहा है कि कांग्रेस ठीक वही खेल जो दिल्ली वाला है वहां भी करेगी, क्योंकि वहां भी आप खड़े होंगे और सभी सीटों पर आप खड़े हो रहे हैं। मतलब ममता बनर्जी के साथ बिल्कुल आप कटे कटे से दिखाई दे रहे हैं, जो लोकसभा में आपके साथ थी। और फिर वही दिल्ली वाला खेला जो कहा जा रहा है कि वहां भी आपकी पार्टी के द्वारा किया जाएगा। ये तो भविष्यवाणी में कर रहा हूं, हालांकि ऐसा हो नहीं हो, ये तो राजनीतिक विश्लेषक भी समझते हैं। लेकिन हमारे ही चैनल पर जब चर्चा हो रही थी तो कई राजनीतिक विश्लेषक कह चुके हैं इस बात को कि आने वाले समय में दिल्ली जैसा ही हाल ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में भी होने वाला है, और कांग्रेस पार्टी वहां पर बी टीम की भूमिका भारतीय जनता पार्टी की निभाएगी। हालांकि इनकी सीटें बहुत कम निकले, लेकिन एक खड़े सभी पर करेंगे। जी, देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर कोई भी जो देश विरोधी घटनाएं हो, संविधान विरोधी घटनाएं हो, अत्याचार हो महिलाओं पर, युवाओं पर, तो कौन सी पार्टी जो है, आप स्वयं आकलन कर लीजिए। अगर कोई घटना दिल्ली में होती है तो क्या कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी है जो उनके हक की बात करती है? नहीं करती है।
चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीएमसी पार्टी हो, या कोई भी ऐसी पार्टी ऐसा काम नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जो कश्मीर में घटना होगी और कन्याकुमारी में घटना होगी तो वही रवैया अपनाएगी और उनके हक की लड़ने का काम करेगी। देखिए, आम आदमी की आपने दिल्ली में अभी बात की, कांग्रेस पार्टी तो तैयार थी। अरविंद केजरीवाल का बयान आपने शायद सुना होगा, तो आपको पता होगा, सारा ठीका उन्होंने राघव चड्ढा पर फोड़ दिया। तो जिम्मेदारी तो उनके प्रतिनिधि की थी ना, कि आप जाके कोऑर्डिनेट करो। कांग्रेस पार्टी तो लड़ने के लिए तैयार थी, हमारी टॉप लीडरशिप उतरी जमीन में, हमें तो अपना संगठन भी मजबूत करना है। देखिए, दबके और जो आपकी डर की राजनीति है वो कांग्रेस पार्टी अब नहीं करेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम दो दो हाथ करने के लिए तैयार है, करो या मरो की लड़ाई करने के लिए तैयार है, उसी भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। पूरे देश में बहुत व्यापक रूप से संगठन सृजन का जो काम है वो किया जा रहा है। उसके अलावा हमारे साथ में आओ, इंडिया अलायंस में आपका स्वागत है। आपके सम्मान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, आपको हक दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप अपनी चार चावल अलग से पकाओगे तो आपके नुकसान के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अरविंद केजरीवाल ने किया, झेल गए, अब समझदार हैं, समझ रहे हैं इन चीजों को। देखिए, ममता बनर्जी के आप आए दिन बयान सुनते होंगे, कैसे गांधी फैमिली को टारगेट करती हैं, कैसे राहुल जी को टारगेट करती हैं। पीएम फेस बन जाए इसके लिए, चलो मैंने मान लिया कि आप टीएमसी पूरे बंगाल में सारे एमपी के चुनाव जीत जाएगी, क्या तब भी आप बन जाओगे प्रधानमंत्री या एलओपी बन जाओगे? नहीं बन पाओगे ना। आपको कांग्रेस को बड़ा भाई आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अपना बड़ा दिल दिखाया, ससम्मान साथ में लिया, लेकिन इन्होंने ही कांग्रेस के लोगों को हराने का काम किया है। हमारे अधीर रंजन चौधरी जी बंगाल में बाकायदा लड़ रहे हैं, कांग्रेस के लोगों पे चार्ज किया जा रहा है वहां पे। तो जब ऐसी घटनाएं निकल के क्षेत्र से आएंगी तो ना कांग्रेस का वर्कर चुप होने वाला है, ना राहुल गांधी चुप होने वाले हैं, और ना ही देश की जनता चुप होने वाली है। अगर आप इंडिया अलायंस में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनके कृत्य है, जो उनकी तानाशाही है, उनके के खिलाफ लड़ने के लिए आप तैयार हो तो आपका स्वागत है। लेकिन जब आप उनसे डरोगे, 4 साल उनकी हाँ में हाँ मिलाओगे और फिर आखिरी साल आ जाओगे, नहीं भैया मुझे प्रधानमंत्री का फेस बना दो। अरे आप पहले संघर्ष तो कर लो सड़क पर उतर के। ममता बनर्जी कांग्रेस से निकल गई थी, लेकिन पता नहीं इनके उनमें क्या टीस है, क्या दुर्भाव है कांग्रेस को लेके, कि वो हमेशा एंटी कांग्रेस की बात करती हैं। बीजेपी को टारगेट नहीं करेंगी, वो कांग्रेस को टारगेट करती है। वहां पे कांग्रेस के वर्कर्स को, कांग्रेस की लीडरशिप को आप अक्सर देखो राहुल गांधी को टारगेट करने में लगी है। अरे आप अपने सारे एमपी ले आओ, आप क्या पता आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। राहुल गांधी तो खुले रूप से कह चुके हैं, भैया मुझे पद का कोई लोभ नहीं है। जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया और जिस व्यक्ति ने 2009 में बड़ी चर्चाएं चल रही, उनका प्रधानमंत्री बन जाओ, उससे प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया, उस माँ का बेटा 2004 में जब लोग शपथ ग्रहण की तैयारियां कर रहे थे, तब उन्होंने वो शपथ ग्रहण नहीं किया, प्रधानमंत्री नहीं बनी। और सॉरी, तो जब वो प्रधानमंत्री नहीं बनी तो उस ब्लड का वो उनके खून का बच्चा, तो सोचो वो उसके पद से ना कोई मतलब है, ना कोई लोभ है, ना कोई उसकी इतनी जिज्ञासा है। और जनता जनहित की बात बिल्कुल समझ रही है। अगर कोई किस्मत में राजयोग होगा, और ऑफकोर्स है भी, 2029 के चुनाव में साफ तौर पे इकलौते राहुल गांधी जी ऐसे नेता हैं जो जिनकी छवि साफ निकल के आ रही है, या जो लग रहा है कि पीएम बनेंगे। मोदी जी का तो 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो स्वयं रिटायर ले लेंगे खुद, जैसा कि उनका ही एक बनाया हुआ नियम था। और मैंने अपने पहले स्टेटमेंट एक बात कही थी कि मुश्किल से 15-20 सीटें, 100-150 नहीं, 15-20 सीटों का फर्क अगर इधर से उधर हो गया होता, कांग्रेस की सीटें 15 बढ़ जाती, भारतीय जनता पार्टी की सीटें 15 कम हो जाती, तो आज प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का, इंडिया अलायंस का होता, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। सिर्फ 15-20 सीटों का अंतर है, और हम इतना कवर कर चुके हैं, हम इतना कवर कर चुके हैं। आने वाले समय में जनता खुद इसका जवाब देगी, और बड़ी मेंटली प्रिपेयर भी है, बहुत मेंटली जनता प्रिपेयर हो चुकी है। वो समझ चुकी है काठ की हांडी थी, एक बार चढ़ गई, अब वो फुस निकल गई, उसमें कुछ नहीं होना है। ना ये सत्ता चला सकते हैं, ना ये देश चला सकते हैं, ना ही ये देश के लोगों की रक्षा कर सकते हैं, ना ही उनके अधिकार दिला सकते हैं। जीडीपी गर्त में है, एम्प्लॉयमेंट सबसे कम है, महंगाई चरम पे है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चरम पे है, और युवाओं के लिए नौकरियां नहीं है। जब ऐसी चीजें, इतनी कमियां होंगी, तो कौन वोट देगा आपको? आपने धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लोगों को लड़वा के आपने एक बार सरकार बनाई, लेकिन बार बार ऐसा नहीं हो सकता है। भारत की जनता बहुत समझदार है, बहुत ही बुद्धिजीवी है, तो वो जी, बदलाव कुछ चाह रही है। ठीक है। अब एक सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, क्योंकि 2 सवाल हमारे रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि जो इंटरव्यू देखेंगे वो ये भी जानना चाहेंगे कि कई सवाल रहे और ये भी जो है छोड़ दिया। इज़राइल और फ़िलिस्तीन की बात नहीं करें, तो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति इस समय इन 2 देशों में, क्योंकि इतना रूस और
यूक्रेन में भी नहीं रहा है कि यूक्रेन की तरफ कौन रहा है, रूस की तरफ कौन रहा है, क्योंकि दोनों तरफ, दोनों जगह, दोनों से रिश्ते बेहतर थे, सरकार ने दोनों की मदद भी की, जैसे भी कर पाई। किसी से तेल खरीदा, तो किसी को मलहम पट्टी भेजी, कहा कि भैया आपने घाव जो है वो भर लीजिए। जी, जी। आवाज़ पहुँच देखिए रही है हमारी? जी, जी, हाँ, आ तो रही है, आ रही है। देखिए, जो अभी आपने बात की इज़राइल, ईरान या फ़िलिस्तीन की, तो एक बड़ा-सा एक नहीं, सवाल नहीं, निकल अभी कर अभी आता है आज मैंने के अभी पूरा सवाल हाँ, पूरा मैं सवाल आपसे मैं कर लेता हूँ। जी, जी, इज़राइल जी। से 2012 से लेकर 2022 तक हमने $40 मिलियन कमाया, मतलब शुद्ध मुनाफ़ा हुँ, $40 मिलियन। 1 लाख लोग हमारे इज़राइल में, 1 लाख से अधिक लोग हमारे व्यवसाय और नौकरी कर रहे हैं। किसी को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी किसी के साथ वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, कोई इंसिडेंट जो यहाँ आकर के भारत में बताता। इज़राइल के ऊपर हमने ज़्यादती भी बहुत की। हमने अपने पासपोर्ट पर इंदिरा के दौर में जो है भारत के द्वारा ये था कि केवल इज़राइल में मान्य नहीं है, हर जगह मान्य है। हालाँकि अभी भी जो इस्लामिक कंट्री हैं उन्होंने बैन कर रखा है इज़राइल को। इज़राइल को जब ज़रूरत पड़ी भारत की या भारत के साथ सदैव खड़ा रहा, तटस्थ रहा, कभी कोई शिकायत नहीं करी और वहाँ के लोगों को भी कोई शिकायत नहीं रही। इज़राइल ने हर संभव मदद की, हर समय मदद की और अभी भी जो तात्कालिक अभी जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने कहा, जो हमारे लोग मारे गए उसके ऊपर भी बयान दिया, इज़राइल सदैव रहा और उसने जय हिंद, जय भारत, जय इज़राइल भी बोला। इज़राइल से हमारे बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, लेकिन साथ ही ईरान जिसने 62 और 71 65 और 71 के युद्ध में, दोनों युद्ध में पाकिस्तान को हथियार भेजे, उन हथियारों से हमारे भारतीय सैनिकों की हत्याएँ की गईं, मारा गया। और उसके बाद लगातार वो पाकिस्तान की मदद करता है, इस्लामिक देश बताता है अपने आप को और सदैव कहता है कि मैं इस्लामिक देशों के साथ ही खड़ा हूँ। मतलब ईरान कल को अगर विश्व युद्ध भी होता है, कोई युद्ध होता है, वहाँ हमेशा पाकिस्तान की मदद करेगा। कश्मीर मामले पर हम फिलिस्तीन की बात करते हैं, फिलिस्तीन को हमने बनाया, हमारे द्वारा ही उस देश को मान्यता दी गई। हम एकमात्र ऐसे देश थे या काफ़िर देश कह सकते हैं, इस्लामिक देश नहीं थे और हमने उनको बहुत कुछ दिया। लाखों, करोड़ों डॉलर उनके ऊपर हमने खर्च किए, अभी तक। और उस देश में ना तो हमारे देश का कोई एक भी व्यक्ति नौकरी करता है, ना तो एक व्यक्ति व्यवसाय करता है और वो बनाते तो कुछ है ही नहीं, जो उनसे कोई बिज़नेस चलेगा, बिज़नेस तो शून्य है। और उसके साथ ही फिलिस्तीन को पैसा यहाँ के जो टैक्स पेयर हैं, जिनको वो लोग काफ़िर समझते हैं, गालियाँ देते हैं, ये लोग पैसा जो भरते हैं इस देश के अंदर भारतीय, उनका पैसा अभी तक जो है पानी की तरह बहाया जाता रहा, फिलिस्तीन के अंदर। क्यों भई? 56 देश हैं, उनमें उनको मानवता नहीं लग रही है, वो पैसा क्यों नहीं भेज रहे? भारत को वोट लेना है, भारत को जीतना है, भारत के लोग ईरान की तरफ क्यों हैं? ये समझ में नहीं आता है, कभी टर्की की तरफ हो जाते हैं, ईरान का बायकॉट क्यों नहीं? इज़राइल के साथ हम स्टैंड क्यों नहीं ले सकते? हम क्यों नहीं खड़े हो सकते उनके साथ में? इज़राइल सदैव हमारे साथ रहेगा, ये जानते हुए भी हमें ईरान के साथ जाना है। जो ईरान, जो पाकिस्तान परस्त है, कल भी था, आज है और हमेशा रहेगा। जी। देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं, तो उनमें विपक्ष की भूमिका न के बराबर होती है। इसको लेके भी सोनिया गांधी जी का एक लेख लिखा था, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें बहुत सारी चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी कि जी। एक मौका था विश्व गुरु बनने का, जिसको मोदी जी ने खो दिया। बड़ा अच्छा मौका था, आपको मध्यस्थता करनी चाहिए थी, आपको सुलह करवानी चाहिए थी दोनों देशों बीच में, किसी और ने कराई। आप आ जाना चाहिए था बीच में। देखिए, भारत सक्षम है, दोनों देशों की तुलना भारत बहुत मजबूत है, भारत की सेना बहुत मजबूत है और हम हर तरीके से सुलह कराने में सक्षम थे, रहना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपने खुद देखा कितने लोग वहां पे भारतीय लोगों को पकड़ा गया कि आप जासूसी कर रहे हो। तो ऐसी घटनाएं निंदनीय है और उनको सकुशल लाना चाहिए था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, कुछ हद तक अन्य नेता भी और खासकर देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उनसे तो बात मैंने की। जो सवाल पूछा जी, जी, त्रिपाठी नहीं, साहब, मैं एक आ रहा जी हूँ, आपके सवाल में, आप एक आपके अच्छे सवाल पे वक्ता आ रहा हूँ। हैं। जी, जी, मैं जी, जी, इतना तो डिबेट में समझ ही गया हूँ कि आप एक अच्छे जी, वक्ता हैं और उन वक्ताओं में से नहीं हैं जो चिल्लाने में यकीन रखते हैं। आप, मुझे लगता है कि हर सवाल का, एक सवाल को कैसे आगे बढ़ाना है, उसका जवाब कैसे देना है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरा सीधा-सा सवाल ये था कि हमें इज़राइल के साथ खड़े होना चाहिए या ईरान के साथ? मैं ये सीधा था, क्योंकि राष्ट्र सत्ता से, सरकारों से निर्भर अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते नहीं होते हैं। वो तो डिप्लोमेसी हो गई ना। राष्ट्र को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? राष्ट्र लोगों का होता है, लोगों को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? वो तो मज़हब के आधार पर लोग
खड़े जो हो रहे हैं, ये बता रहे गाजा के लोगों को मारा जा रहा है। भाई उनकी संवेदनाएं तब कहाँ चली गई थी जब आतंकी, गाजा के आतंकी जब हमला कर रहे थे। हमने तो आतंकी हमले झेले हैं, हमें तो पता होना चाहिए सबसे ज्यादा कि आतंकी हमलों का दर्द होता क्या है असल में। तो हमको तो सबसे ज्यादा पीड़ा इजराइल की लगनी ही चाहिए थी। विपक्ष को सबसे पहले गाजा को घेरना चाहिए था पहले दिन, और भारत के लोगों को, जो लोग उसके साथ स्टैंड ले रहे हैं और खड़े हो रहे हैं, मेरा बहुत सीधा सवाल था आपसे। जी देखिए, मैं वही कह रहा था, आ रहा था, खैर आपने बीच में रोक दिया। देखिए, जब दो लोग लड़ रहे हो और हमारी ताकत उन दोनों से ज्यादा हो, तो हमें किसी की मदद ना करके हमें वहां पे एक मध्यस्थता निभानी चाहिए। वहां पे ऐसा करना चाहिए कि जो लोगों के लिए एक आइडियल का काम करे, लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करे। तो भारत की सरकार को उस टाइम पे इसराइल, ईरान, अमेरिका, चाइना, रूस को नहीं करना चाहिए था। इनको भूमिका निभानी चाहिए थी कि कैसे दोनों देश में शांति स्थापना हो। अगर दोनों ही देशों में शांति स्थापना हो जाएगी, हमारे साथ कौन खड़ा होगा कौन नहीं होगा ये भविष्य की बात है, ना हम देख आए ना हो सकता। लेकिन जब हम व्यवस्था करेंगे, दोनों देश हमारे अंडर रहते और जो विश्व गुरु बनने का हम सपना देख रहे, वो हमारा साकार होने में एक एक कदम आगे बढ़ते। देखिए, जब चाहे इसराइल हो चाहे ईरान हो, दोनों देश भारत के तो बराबर सक्षम नहीं है, लेकिन भारत उसे मध्यस्थता करता, बिल्कुल मानते वो लोग। दोनों देश के सुप्रीम लीडर, भारत में डिपेंडेंसी थी, बिल्कुल मानते। और ट्रंप से तो वैसे भी मोदी जी के संबंध बढ़िया थे, रूस से हमारे पहले से संबंध अच्छे हैं। अगर भारत मध्यस्थता करता तो हो सकता हमें वहां से तेल सस्ता मिल जाता या अन्य रियायतें मिल जाती, और हमारी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनमें हमारी जो क्षमता ताकत वो बढ़ती, बिल्कुल बढ़ती उसमें। जब हम वहां पे एक मेडिसिन का काम करते हैं, अक्सर चाइना ऐसा काम करता है, वहां पे जा जाके बहुत सारे देशों में करता है। तो मिडिल ईस्ट में अगर हमें अपनी क्षमता अपनी ताकत बढ़ानी है, तो बात गोल्डन तो अपॉर्चुनिटी थी। मध्यस्थता की थी नहीं। त्रिपाठी साहब आप अच्छी तरह जानते हैं मध्यस्थता की बात थी नहीं, क्योंकि जो जिहादी देश हैं, जिन्हें हम जिहादी देश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को जिहादी देश घोषित कर चुके हैं। जिहादी देश जो हैं, वो जो जिहादी देश हैं उनका जी जी, आवाज आ रही है देखिए आपको? अभी जो आपने अभी अभी हाँ हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। जो जिहादी देश हैं, हम उनका यदि समर्थन करेंगे किस चीज के लिए, अगर आज हम उनका समर्थन भी करें, चलिए मान लीजिए पिछली हम बातें भूल जाते हैं एक बार, क्योंकि हमको भूलने की आदत है, हम भूल जाते हैं 65-71 में आपने हमारे जवानों को शहीद किया, ठीक है, भूल गए। अभी हमने ईरान की मदद कर दी, लेकिन जो ईरान खुद हथियार रखने में सक्षम नहीं है, आप चाहते हैं कि अमेरिका जैसा देश कल को भारत को भी उसी की श्रेणी में लाके खड़ा कर दे। अमेरिका जैसा देश, अमेरिका के साथ जो नाटो देश हैं, आप जानते हो अमेरिका के ऊपर हमला क्यों नहीं कर पाया ईरान? मतलब अमेरिका के ऊपर हमला ही आत्महत्या के बराबर है। यहाँ कोई भी कुछ भी कह ले, लेकिन अमेरिका शासन तो कर रहा है, सुपर पावर तो है। रूस की हम कितनी भी वकालत कर लें, रूस को जब हटा दिया गया तो हटा दिया गया। पूरी दुनिया ने देखा, रिश्ते रिलेशन समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन हमें जिसके साथ मजबूती के साथ खड़ा उसके साथ होना चाहिए, जो हमारे साथ में उसके साथ। नीति वो होनी चाहिए, ना कि ये कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सर्वनाश। ये वाली नीति तो नहीं होनी चाहिए। इससे तो आप सहमत ही होंगे, जो हमारे साथ में उसके साथ ये नीति स्पष्ट नहीं होनी चाहिए क्या? पाकिस्तान को ईरान ने कोई लताड़ नहीं लगाई, 26 लोगों के साथ में जो हुआ उस पर कोई दुख प्रकट नहीं किया, और हम गाजा में दुख प्रकट कर रहे हैं किस बात के लिए? मतलब मैं तो ये नहीं समझ में आ रहा है। कश्मीर के साथ नहीं रहा, फिलिस्तीन को इतना खिलाया पिलाया, इतना सारा कुछ किया, फिलिस्तीन कश्मीर मामले में, मतलब खुद तो भिखमंगा सा देश और एक भिखमंगे देश के साथ कश्मीर मामले में खड़ा हो जाता है। मतलब जिसे बनाया हमने, पाला हमने, पोसा हमने, और आज हम उसकी मदद किस किस आधार पर करें? एक वजह तो कम से कम होनी चाहिए हमारे पास। वो तो जाति और मजहब के आधार पर अपने देशों में जा रहे हैं और आ रहे हैं। देखिए, आपके जो डाटा है उसका सोर्स क्या है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं चीज बड़े साफ तौर पे कह दूं, चाहे अमेरिका हो चाहे अन्य बड़े देश हो, नाटो हो, कोई भी हो, भारत इतना खुद में सक्षम है कि वो उनपे ये जो कंट्रीज है उनका कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में को भारत, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत भारत को जो स्थायी संस्था दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था, और बड़ा गर्व है देश को कि वही चीज है कि आज हमें वो ताकत दे रही है वहां पे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को बढ़ाने का काम किया है। और रही बात कश्मीर मामले में, तो देखिए कश्मीर का क्या मामला था, आपने खुद देखा वहां पे कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने ही जितना ऑक्यूपाई कर पाया कश्मीर को भारत के हिस्से में, वो अपनी कूटनीति के दम पे किया। और लेकिन जो देश ऐसे निकल के आ रहे हैं तो इनकी निंदा होनी चाहिए, साफ तौर पर होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल निकल के आता है
क्या हमें जात के आधार पे लोगों को या देश को चुनना चाहिए या मानवता के आधार पे? देखिए, इजराइल से भारत की कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारे कूटनीतिक संबंध किसके साथ ज्यादा बेहतर थे और किनसे हमें फायदा हो सकता है? जब बात लाभ की चल रही हो, बात हानि की चल रही हो, तो करना चाहिए था। अब नरेंद्र मोदी जी जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उनसे बात कर रहे हैं, बोले नहीं भारत का रुख ऐसा है, तो क्या ऐसा इनको करना चाहिए था? आप बताइए। अगर आप फिलिस्तीन का साइड ले रहे थे, आपको कुछ तो करना चाहिए था ना। जब आपके पास मौका, या तो आप 2 घंटे चैन की नींद सो लीजिए कंबल डाल के, या तो मदद करके आप हीरो बन जाइए। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा मौका गवा दिया है जो अभी जी, था मिडिल ईस्ट में। बाकी जी, देशों के पास अपने रिसोर्सेज भेजने में समय लगेगा, लेकिन वहां पे हम कर सकते थे, मजबूत थे, वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन अगर भारत की अखंडता से कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो या कोई भी देश हो, नाटो, इवन एक्स वाई जो भी हो, कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी खिलवाड़ करता है, तो वो बर्दाश्त कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। और उस वक्त कांग्रेस पार्टी का स्टैंड निकला था क्लियर कि वो देश के साथ में है, साफ तौर पर देश के साथ में। ये राहुल गांधी जी ने जब वो हमला हुआ था कश्मीर में, तो एक बात सर्वदलीय मीटिंग में भी कही थी कि सत्ता पक्ष को जो करना है हम आपके साथ है, डंके की चोट पे सीना ठोक के कह रहे हम आपके साथ में है। जी, ठीक है। तो हमारे साथ में थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमलेंद्र त्रिपाठी जी और उन्होंने शायद लगभग हर सवाल का बखूबी जवाब जो है दिया। उम्मीद है हमारे दर्शकों को पसंद आएगा क्योंकि इसमें चीखना और चिल्लाना भी नहीं हुआ क्योंकि हमें चीखना पसंद नहीं है, ना तो चिल्लाना। हम बात करते हैं मुद्दों पर, टॉपिक पर और वही मुद्दे जो सवाल जनता के मन में हैं, आम जनमानस के मन में हैं, हमारा किसी भी पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है। क्लियर कर दूँ कि यहाँ जब भाजपा के नेता आते हैं, उनसे भी हम सीखे और ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। हमारे साथ में अमलेंद्र त्रिपाठी जी जुड़े और उम्मीद करता हूँ कि आरोप-प्रत्यारोप के दौर में, जहाँ गोदी मीडिया, मोदी मीडिया जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वहाँ पर एटीवी निष्पक्षता से अपनी आवाज़ उठा रहा है, लोगों के सवाल उठा रहा है और वो हर सवाल जिसका जनता जवाब चाह रही है, वह जवाब लेने का प्रयास मैं करता हूँ, हमेशा। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, आगे फिर हम मिलेंगे नए कार्यक्रम में, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।